नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज का दिन बड़ा अहम है। आज से बजट सत्र शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना अभिभाषण में सरकार के दावों की तारीफ की, सरकार के काम की तारीफ की और कहा कि तीसरे टेन्योर में 3 मर्तबा ज़्यादा ऊर्जा के साथ सरकार काम कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं जो हैं वो तारीफ के काबिल हैं। 70+ यानी 70 साल के ज़्यादा की उम्र वाले बुजुर्गों को आयुष्मान के दायरे में लाना एक बड़ी बात है। 3 करोड़ नए घरों का लक्ष्य जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने अभी तक सरकार ने जो कारकर्दगी की थी और आगे आने वाले दिनों में क्या रोड मैप होगा उसकी भी जमकर तारीफ की। इकोनॉमिक सर्वे भी रखा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं कहा कि इस सत्र को सुचारू रूप से चलना चाहिए। उन्होंने माँ देवी की प्रणाम किया, समृद्धि के लिए गरीब मध्यम वर्ग के माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। उन्होंने ये कामना की यह बजट देश को नई ऊर्जा देगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, देश की जनता ने मुझे तीसरी बार दायित्व सौंपा है, मिशन मोड पर देश के विकास के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, गरीब मध्य वर्ग पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। यह बजट देश की नई ऊर्जा देगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से मुखातिब होते कहा था। देश की जनता ने मुझे तीसरी बार जिम्मेदारी सौंपी है, मैं अपनी इस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाऊंगा। मिशन मोड में है, विकास हमारी प्रायोरिटी है। आइए देखते हैं क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान या मीडिया से मुखातिब जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट, ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। तो दर्शकों, आपने देखा कि
बजट सत्र शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री ने अपने सरकार के मिशन का खुलासा किया और पत्रकारों से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, आने वाले दिनों में उनका लक्ष्य है प्रगति और हर सेक्शन को पूरा पूरा अवसर देना। वहीं द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति उन्होंने भी ये स्पष्ट तौर से कहा कि अभिभाषण की शुरुआत उन्होंने कुंभ हादसे पर संवेदना व्यक्त करते हुए की। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाएं तारीफ के काबिल है। 3 करोड़ नए घरों का लक्ष्य भी जल्द ही पूर्ण किया जाएगा। सरकार 3 गुना तेजी से काम कर रही। 3 गुना तेजी से काम करने का उनका ये मतलब था कि तीसरा टर्म है सरकार का और पिछले 2 गुनाओं से ज्यादा इस बार तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा तेजी से काम कर रही है। 770 से ज्यादा एकलव्य विद्यालयों का भी उन्होंने जिक्र किया। 30 नए मेडिकल कॉलेज का भी हवाला दिया। मिशन मोशन में किसानों का फायदा हुआ है, इसका भी उन्होंने जोरदार तरीके से हवाला दिया है। तो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है वो आपको बताते हैं हम कि गरीबों को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिलेगा, ये कहा है द्रौपदी मुर्मू ने। संविधान निर्माताओं को नमन किया। द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने अभिभाषण जो दोनों सदनों के सदस्यों को दिया है उसमें ये कहा है कि कहीं ना कहीं 3 गुना ज्यादा काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से द्रौपदी मुर्मू ने अपना अभिभाषण दिया। उन्नति मध्यम वर्ग मिडिल क्लास की आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति से परिभाषित होती है। मध्यम वर्ग जितने बड़े सपने देखेगा, देश उतने ही ऊंचा उड़ान भरेगा। मेरे सरकार ने मुक्त स्वर से मध्यम वर्ग के योगदान को न केवल स्वीकारा है बल्कि हर मौके पर उसे सराहा भी है। सरकारी कर्मचारी भी मिडिल क्लास के अहम प्रतिनिधि है। हाल ही में मेरी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। ये निर्णय आने वाले वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि का आधार बनेगा। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों का यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 50% सुनिश्चित पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया है, जिसका व्यापक स्वागत हुआ है। मध्यम वर्ग का अपने घर का सपना पूरा करने के लिए भी मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। रेरा जैसे कानून बनाकर मध्यम वर्ग के सपने को सुरक्षा दी गई है। घर के लिए लोन पर सब्सिडी दी जा रही है। उड़ान योजना ने लगभग 1.5 करोड़ लोगों का हवाई जहाज में उड़ने का सपना पूरा किया गया है। जन औषधि केंद्रों में 80% रियायती दरों पर मिल रही दवाओं से देशवासियों की 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बचे हैं। हर विषय की पढ़ाई के लिए सीटों की संख्या में भी कई गुना बढ़ोतरी का बहुत लाभ मध्यम वर्ग को मिला है। राष्ट्र निर्माण में करदाता के योगदान को मेरी सरकार ने सम्मान देते हुए टैक्स से जुड़े मसलों को आसान किया है। टैक्स विवादों को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन की शुरुआत कर पारदर्शिता बढ़ाई गई है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार महिलाओं के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने में यानी ह्यूमन लेड डेवलपमेंट में विश्वास करती है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। देश की 10 करोड़ से भी अधिक महिलाओं को इसके साथ जोड़ा गया है। इन्हें कुल 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि बैंक लिंकेज के माध्यम से वितरित की जा रही है। मेरी सरकार का लक्ष्य देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। आज 1 करोड़ 15 लाख से भी अधिक लखपति दीदी एक गरिमामयी जीवन जी रहे हैं। इनमें से लगभग 50 लाख लखपति दीदी बीते 6 महीने में बनी है। ये महिलाएं एक उद्यमी के रूप में अपने परिवार के आय में योगदान दे रहे हैं।
इंश्योरेंस फॉर ऑल की भावना के साथ कुछ महीने पूर्व ही बीमा सभी अभियान। तो वेल दर्शकों, आपने देखा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है जिसमें 16 बिल लाए जाएंगे, जिसमें से कहीं ना कहीं और भी ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं। द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिल है, जिसको लेकर के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का भी गठन किया गया था। 16/10 में ये बिल को, इस रिपोर्ट को पेश कर दिया गया है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट बिल, द बैंकिंग बिल, द रेलवेज बिल, कहीं ना कहीं बहुत सारे 16, द मर्चेंट शिपिंग बिल भी इसमें है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा करेंगे। राकेश पंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और अहमद अयाज राजनीतिक विशेषज्ञ, दोनों ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी आपका स्वागत है, अहमद साहब आपका भी स्वागत है। और राकेश जी, आप इस अभिभाषण को कैसे देखते हैं? क्या वाकई में ये रोड मैप है, या पिछला काम किया हुआ उसका भी लेखा जोखा है? आगे क्या करना है सरकार ने? यानी तीसरी टर्म है सरकार की, 3 गुना ज्यादा तेजी से फैसले लिए जा रहे हैं, ये दावा कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। जी राकेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पा रहा हूं जी राकेश जी, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण जो होता है उसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर आने वाले साल के लिए क्या योजनाएं रहेंगी, क्या लेखा जोखा रहेगा, और पिछले वर्ष में सरकार ने क्या क्या किया, किन किन उपलब्धियों को हासिल किया, इसका पूरा का पूरा खाका इसमें तैयार रहता है। महामहिम ने जिस तरह से आज सदन के दोनों सदनों को संबोधित किया है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बड़ा सरकार की जो योजनाएं हैं भारतवर्ष को आगे ले जाने के लिए, उसको बड़ी सफलतापूर्वक जो है उसको रखा है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात और देश के लिए मेरे ख्याल ये गर्व का विषय है कि 2.5 करोड़ के लगभग लोग, 2.5 करोड़ नहीं 25 करोड़ लगभग लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तीसरी सबसे बड़ी ताकत देश जो है वो दुनिया में बनने जाता है, आर्थिक ताकत बनने जा रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ घर जो है वो बनने जा रहे हैं। मध्य वर्गीय परिवार जो है उनके लिए अपना घर एक सपना होता है, उसमें लोन और सब्सिडी का प्रावधान जो है वो सरकार देने जा रही है। 6 करोड़ आयुष्मान कार्ड वो बनने जा रहे हैं। 60 वर्ष की आयु से ऊपर के लोग जो हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस कवर जो है उसमें लाया गया है। हमारी मातृशक्ति जो है वो हर एक स्तर पर तरक्की कर रही है, चाहे वो हमारी आर्मी हो, उसमें महिलाओं के लिए द्वार खोले गए हैं, लड़ाकू विमान उड़ा रही है, ओलंपिक में मेडल ला रही है, किसान तरक्की कर रहे हैं, युवा जो है वो देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें, और खास करके ये जो जॉइंट सेशन है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें आने वाले समय में एक पूर्ण बजट, मोदी 3.0 का पहला बजट और पूर्ण बजट जो है वो भी पेश होने जा रहा है। 16 नए जो है वो अध्यादेश इसमें होंगे, काम किया जाएगा, तो देश जो है वो आगे बढ़े, तरक्की करे, और देश ने जो खोई हुई अपना सम्मान जो है वो इन 3 जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री मोदी जी के, 2 जो कंप्लीट हो गए और इसके बाद तीसरा जो है उसकी ये चल रहा है, इसमें देश आगे बढ़ेगा और विश्व में एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। राकेश जी, आपने कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से, परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया है। बिल्कुल जी, तो ये 80 करोड़ लोग जिनको मुफ्त राशन दे रहे हो, उनको किस खाते में डाल रहे हैं? 80 आप समझे नहीं, थोड़ा सा आप शायद तो इस बात को अन्यथा ले रहे हैं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालकर, गरीबी रेखा का पैमाना क्या है ये आपने देखा, पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है। और 80 करोड़ लोगों की, जिन लोगों की आपने बात करी, पीछे जब कोविड का समय था देश में एक तरह से ये जो नेचुरल क्लाइमेट इसको बोल सकते हैं हम लोग, ये आ गई थी, तो उसमें लोगों को
काम जो है कई जगह से बंद हुआ, तो उसके लिए 80 करोड़ लोगों को अगर मुफ्त में राशन दिया जाना चाहिए तो वो इस देश के नागरिक हैं, उनको मदद दी गई, तो ये एक अलग विषय है। लेकिन 25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, ये गौरव की बात है। उनकी जो दिनचर्या है, उनका जो पैमाना है ये जीवन जीने का, उससे वो बाहर आए हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि सबके लिए खुशी की बात होनी चाहिए। अहमद एयाज साहब मुझे सुन पा रहे हैं? एयाज साहब आपके पास जी। एयाज साहब, ये बता रहे हैं राकेश पंत जी, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, क्या आपको डाइजेस्ट हो रहा है ये? जी एयाज साहब। देखिए विनोद जी, असल में जो ये जो बजट प्रेजेंटेशन या प्रेसिडेंशियल एड्रेस जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन में होता है, ये बेसिकली गवर्नमेंट का बना हुआ डॉक्यूमेंट होता है। गवर्नमेंट की जो सोच होती है तो उसी को प्रेजेंट किया जाता है, और उसी में आज की तारीख में भी, आज की डेट में भी प्रेसिडेंट साहिबा ने जो गवर्नमेंट की पिछली उनके हिसाब से कारकर्दगी रही हो, जिनका अभी प्रवक्ता साहब जिक्र कर रहे थे, उनको एड्रेस कर दिया, उनको एक्सप्लेन कर दिया, उनको बता दिया, हाईलाइट कर दिया। और दूसरा जो लेजिस्लेटिव जो फ्यूचर लेजिस्लेटिव जो उनका फ्यूचर का जो प्लान है, फ्यूचर के जो पॉलिसीज है, उनके बारे में कुछ आउटलाइन कर दिया। दिस इज नॉर्मल, ये एक नॉर्मल रूटीन है हर एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस में। और आज भी ऐसा ऐसा ही कुछ हुआ। कोई खास नई बात जिसको हम कहकर ये कहेंगे कि इस बजट के जरिए कुछ नया होने वाला है, कुछ नई तब्दीली होने वाली है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये वही पॉलिसीज है, ये वही सोच है जो पिछले इतने सालों से आता रहा और चलता रहा, और वही है, और नया कुछ इसमें नहीं है। जैसे उन्होंने पिछले जो कुछ गिनाए, कुछ हाइलाइट्स कर दिए, कुछ कामयाबियां, कुछ डेवलपमेंट्स उनको गिना दिया। और फ्यूचर के बारे में जैसे महिलाओं के लिए कुछ नया करना, मजदूरों के लिए नया कुछ करना, लेबरर्स के लिए, फार्मर्स के लिए नया कुछ करना, या लेजिस्लेटिव में कुछ अमेंडमेंट्स करने के लिए सारी चीजें हैं उनके प्लान में। जैसे पीएम साहब ने भी बता दिया कि कुछ नए कानून आने वाले हैं, जिसमें हमको लग रहा है कि ये तो वक्फ बिल की होगी, या वन नेशन वन नेशन की बात होगी। आई मीन ये सारी चीजें जो है, हो सकता है इनको हम नया मान लेंगे ये चीजें, लेकिन ऐसी कोई बात जो जनरल डेवलपमेंट के साथ ताल्लुक रखती हो, अभी जो आने वाला है, या अभी जो पहले हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात, या कुछ लेजिस्लेटिव कुछ होने की बात है, अब ये तो पास्ट से आता रहा। लेकिन नया कुछ जो हो रहा है वो ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे मैंने जिक्र किया वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल, या वन नेशन। आई मीन ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लग रहा है बजाय इसके कि हम उनको डेवलपमेंट कहें, शायद कुछ तबकात को, कुछ कम्युनिटीज को शायद एलिनेट ही करेगा, न कि इससे कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट मानी जाएगी, जो हमको आने वक्त में दिखेगा, जरूर दिखेगा आने वक्त में। और साथ जो बजट का जो डिटेल्स कल को आने वाला है, जो फाइनेंस मिनिस्टर डिटेल आउट करेगी, उससे ये पता चलेगा, वाजे चलेगा कि किस एरिया में क्योंकि आज तो जो बजट की जो आउटलाइन जो हुई, जो जिक्र किया गया, वो तो एक टोटल नेशनल पर्सपेक्टिव से देखा गया। अब फिर स्टेट्स में क्या रहेगा, इसका स्टेट्स को क्या मिलने वाला है, तो उसके ऊपर इसके रिएक्शन आएगी, और कल ही पता चलेगा जब राहुल सिंह पहले सेशन दिन में सामने आएगा, तभी इसके ऊपर विस्तार से रिएक्शन दी जा सकती है। अभी तो कोई ज्यादा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन टोटल टीम में यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आउटलाइन किया गया है कुछ लेजिस्लेटिव। राहुल जी आपका वेलकम है, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। लगता है कि राहुल जी, आप इस प्रेसिडेंशियल एड्रेस को कैसे देखते हैं? इस प्रेसिडेंशियल एड्रेस को कैसे आंकलन करते हैं आप? राहुल जी। सभी साथियों को नमस्कार जी, और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। राष्ट्रपति जी के भाषण में हमने देखा कि वो
कैसे बीजेपी के पॉइंट्स को रख रही थी। और जो रियल स्टेट है इकोनॉमी का, वो बिल्कुल छुपाया जा रहा है जनता से। ये कह रहे थे कि हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, प्रति व्यक्ति आय में हम कहाँ हैं सर? 2 लाख रुपया के आसपास भी हमारा प्रति व्यक्ति आय उससे भी कम है भारत का। और हमारी जैसे लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। देख लीजिए, हमसे थोड़ा कम ही है यूके का, लेकिन उनका प्रति व्यक्ति आय 42 लाख 65 हजार डॉलर है, मतलब रुपया है। तो हमको कहां, अगर आप बोल रहे हैं कि भारत को एक विकसित देश बनाने की तरफ ले जा रहे हैं, तो प्रति व्यक्ति आय इतना कम क्यों? आज देखिए 50% से ज्यादा पॉपुलेशन 150 रुपया से भी कम रोज के आमदनी पे जी रहा है। तो हमारे देश का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन, बहुत बड़ा परसेंटेज एक टोटल पॉपुलेशन का बहुत गरीबी की स्थिति में जी रहा है। तो आज हाउस होल्ड जो हमारा कर्ज है वो 20 साल के रिकॉर्ड पे हाई है। तो ये सब तो सर कंसिडर करना पड़ेगा ना। आप इकोनॉमी में अगर आप सबको लेके नहीं चलेंगे, टॉप 1% बहुत अच्छा कर रहे हैं, मिडिल क्लास के टॉप 20-30% भी बहुत अच्छा अपना स्थिति में होंगे, लेकिन बाकी का क्या सर? आप तो देखिए ना कि हमारा जनसंख्या 143-44 करोड़ है सर। तो एक बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है उन लोगों की जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका लाइफस्टाइल देख लीजिए, आप एजुकेशन देख लीजिए, उनका हेल्थ केयर फैसिलिटीज उनको कैसी मिलती है वो देख लीजिए। तो इससे नहीं हो पाएगा। 80 करोड़ को, विनोद जी आपने बिल्कुल सही पूछा कि अगर 25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा से निकाल दिया है, तो ये 80 करोड़ को आप मुफ्त अनाज दे रहे हैं। और इन्होंने कहा कि कोविड के महामारी के टाइम में देने लग गए। बिल्कुल नहीं। फूड सिक्योरिटी बिल 2013 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पास किया था, और उसके बाद 7 साल बाद आपने उसको 6 साल बाद लागू किया। आपको और जल्दी करना चाहिए था जब बिल पास था। तो ये तो चलिए ठीक है, गरीबों का अधिकार है, लेकिन आप जो नंबर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो सर बिल्कुल। आप देखिए ना, रूरल वेजेस है, जो हमारा एग्रीकल्चर वेजेस है, जो मजदूर का आय है, वो जो डेली वेजेस वाले लोग हैं, वो कहाँ, उनका 3-4 साल से सर 4 साल से एटलीस्ट उनका स्टेगनेट चल रहा है। तो महंगाई तो बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, तो लेकिन उनका आय नहीं बढ़ रहा है सर। तो ये सब है। फूड इन्फ्लेशन देख लीजिए सर, क्या स्थिति हो गई है। खाने पीने के दाम जैसे बढ़ रहे हैं, और डबल डिजिट में बढ़ रहे हैं सर। पिछले 3 साल से आप देख लीजिए, डबल डिजिट में फूड इन्फ्लेशन हो, या एजुकेशन इन्फ्लेशन हो, हेल्थ केयर में इन्फ्लेशन हो, डबल डिजिट में भाग रहा है सर। तो बहुत महंगी हो रही है चीजें जी। तो चलिए, राकेश जी, राहुल जी आपको रोकूंगा, राकेश जी के पास जाना चाहूंगा। राहुल जी ने, राकेश जी, ये कहा है कि आप पर कैपिटा इनकम को लेकर के कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हैं चीजों को, और दूसरा उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर बनाइए। आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देंगे तो आप सरकार पर डिपेंडेंट बना देंगे। आप किसी दूसरी सियासी जमात से फ्रीबीज में भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। आपको भी अपनी नीयत और नियति को बदलना होगा। जी राकेश जी। राहुल ने अभी बात करी कि फूड सिक्योरिटी बिल जो है वो स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के समय में वो पास हुआ, और आपकी बहुत सारी चीजें कांग्रेस की जो है वो बहुत सारे नेताओं ने और बहुत सारी सरकारों के समय में सिर्फ लागू नहीं हुई, सिर्फ उनको चलाने का एक सिर्फ वो कर दिया गया। लेकिन उसको अगर सही मायनों में किसी ने जमीन पर चलाया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जो आप लोग वहां पर उद्घाटन करके छोड़ गए, उसको अमली जामा अगर पहनाया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने पहनाया है। और अभी ये बात चल रही थी कि भाई गरीबी जो है उसको ऊपर उठाइए। अरे भाई, आप किस मुंह से बात करते हैं कि गरीबी रेखा से इतने लोग नीचे हैं और ये गरीबों को ऊपर उठाइए? गरीबी हटाओ का नारा आप लोगों ने इंदिरा जी के समय में दिया, फिर राहुल जी वही कर रहे थे, आधी रोटी खाएंगे और वो जीते जाएंगे। ये तो आपका अपना रिकॉर्ड है। आप इसलिए आप इस पर इतना लेक्चर ना दीजिए। आप ये देखिए कि देश तरक्की कर रहा है। अभी अहमद व्यास साहब बोल रहे थे कि एलिनेट करेगा जी, वक्फ बोर्ड है, उसके बाद ये जो अध्यादेश बीच में लाए जाएंगे, यहाँ ये लोग कुछ कम्युनिटीज को। अरे भाई, आप मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड है वो? किसने कहा वक्फ बोर्ड है? भूमाफिया बोर्ड है वो? ठीक नहीं करेंगे? हिंदुस्तान में क्या क्या कर रहे हैं आप? जहां पर जाते हैं अपना बोर्ड लगा देते हैं वक्फ बोर्ड का, तो उसको ठीक नहीं किया जाएगा क्या?
और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है उसके ऊपर, वहां उन्होंने अपने जिनके भी ऑब्जेक्शन थे उनको लिया है उन्होंने, उसके बाद वो पास हुए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो जो इस देश में गलत हुआ है उसको ठीक किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने ये बात बड़ी बात कही है, हम लोग यहाँ पर सरकार चलाने के लिए नहीं आए हैं, काम करने के लिए आए हैं। 75,000 मेडिकल सीट जो हैं उनका प्रावधान है यहाँ पर। 60 नए मेडिकल कॉलेज, सुन लीजिए, 60 नए मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जिसमें से रुक जाइए विनोद जी, मुझे पूरा कर लीजिए। 60 नए मेडिकल कॉलेजेस जिसमें 30 मेडिकल कॉलेज जो है वो आदिवासी इलाकों में बनाए गए हैं। मध्यवर्गीय, अरे सुनिए पहले, मध्यवर्गीय परिवार के बच्चों का सपना था डॉक्टर बनना, आज वो डॉक्टर बन रहे हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो बेहतर होंगी। आपको यहाँ पर कुछ नया नहीं दिखाई देता, क्योंकि आपका दायरा जो है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दायरा है। आपको किस तरह से दिखाई देता? राहुल जी और राकेश जी, आपको रोकूंगा थोड़ी देर के लिए आप तीनों को रोकूंगा। लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए। जीजा जी ने मारी थी 7,000 करोड़ उनकी जमीनें उनकी जमीनें जहां गरीबों के नाम जीजा जी ने मारी उनकी जमीनें छीनकर। एक मिनट सुनिए, गरीबों के पेट पे राहुल, गरीबों के पेट पे लात मारी, जीजा जी ने उनसे जमीनें छीनकर मारी, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं मारी। सर 11 साल से, राकेश भैया आप सुन लीजिए, 11 साल से आप सरकार में हैं। जिसने भी, जो मोदी जी कह रहे थे कि विदेशी ताकतों का हाथ रहता है, कुछ कर देते हैं बजट के पहले, आपने कितने लोगों पे आपने साबित करके आपकी एजेंसियों ने, और आज वो सजा काट रही है, ये बताइए मुझे। यूपीए काल के किसी मंत्री, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आपने कटघरे में तो खड़ा कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ये कहा कि कोई भी घोटाला नहीं हुआ था। जो भी कैग रिपोर्ट्स थे जबरदस्ती बनाए गए थे फर्जी आंकड़ों के साथ सरकार गिराने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो आपने यूपीए पे लगाए हुए केजरीवाल जी ने, अन्ना जी ने, और जो भी विपक्ष ने लगाए थे, केजरीवाल जी ने, केजरीवाल की बात कर रहे हैं आप। आपने अजीत पवार पे आरोप लगाया, अयाज साहब मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप थे नहीं। अयाज साहब एक मिनट रोकूंगा मैं। अयाज साहब, ये इन्होंने कहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल ये दुरुस्तीकरण का हिस्सा है, जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारा जा रहा है, ये राकेश जी का कहना है। आपकी क्या राय है अयाज साहब? अयाज साहब के साथ हमारा टेक्निकल इश्यू आ रहा है, लेकिन राकेश जी, क्या वाकई में ये एक दुरुस्तीकरण है, हर मस्जिद के अंदर मंदिर को तलाशा जाना, इसको दुरुस्तीकरण की परिभाषा देते हैं? बिल्कुल इसको दुरुस्तीकरण ही कहेंगे। अभी और चीजें बड़ी दुरुस्त होनी है जिससे विपक्ष को बड़ी मिर्ची लगने वाली है। आप मुझे बताइए, आप कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर को ढूंढा जा रहा है। तो भाई, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति जो है वो हजारों वर्षों पुरानी है। इस्लाम को आए हुए 1400 वर्ष हो गया, 1600 वर्ष हो गया, तो वो कहां से मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढेंगे? मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं ढूंढी जाएगी, मस्जिद के नीचे ही मंदिर ढूंढा जाएगा। आप देखिए ना क्या चल रहा है यहाँ पर। और एक आप सीधा संभल की बात कर रहे हैं, आप वहां काशी देखिए, उसके बाद आप अयोध्या जी देखिए, और उसके बाद आप ये देखिए कि हिंदू राकेश जी, मुझे लगता है अयाज साहब से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। अयाज साहब, क्या आपको लगता है कि वाकई दुरुस्तीकरण है वक्फ अमेंडमेंट बिल, और ये इस तरीके से राकेश जी बात कर रहे हैं? अयाज साहब से सुन लेते हैं। राहुल जी आपके पास रुकूंगा, राहुल जी आपके पास रुकूंगा, अयाज साहब से। अयाज साहब जी। विनोद जी, मैं बड़े सम्मान और अदब के साथ राकेश जी को अर्ज करना चाहूंगा ये कि इनको मालूम होना चाहिए कि जो भी बात करें वो तर्क के साथ हो, आंख बंद करके कोई बात ना किया जाए। इनको मालूम होना चाहिए कि देश कानून से चलता है और कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर कर दिया है कि हर एक रिलीजन की अपनी अपनी काम करने का एक तरीकेकार और आजादी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। तो हर एक हुकूमत के लिए फर्ज बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करे और उसको इम्प्लीमेंट करे, ना कि अपने हिसाब से चले। जहां तक मस्जिद और मंदिरों की बात करें, उनको पता होना चाहिए कि रिलीजियस प्लेसेस एक्ट 91 इन प्लेस है। तो जब तक अगर उनको खोदना ही है, मस्जिद को खोदना ही है, तो फिर एक्ट को रिप्लेस करेंगे ना। और दूसरा, जब ये वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं कि खामियां है, तो फिर मुझे लगता है कि अगर आपको बजट की जब बात कर रहे हैं, अगर देश को बेहतर तरीके से चलाने की बात है,
तो फिर करप्शन को दूर करिए ना, उनके लिए पॉलिसी लाइए बजट में, आज के सेशन में लाइए कि पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी कि ऊपर से नीचे तक करप्शन कैसे दूर किया जाएगा, जो जैसे मिस गवर्नेंस है उसको दूर कैसे किया जाएगा, कैसे गलत एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक किया जाएगा, वो देख लीजिए ना। ये आपको सिर्फ वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हो या कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मड़ोड़ करके अपने मामला को आगे चलाने की बात कर रहे हो, पॉलिटिकली देखने की बात कर रहे हो। प्लीज डोंट डू इट। देश को खराब होने से रोक लीजिए। आप कह रहे हो कि हम मस्जिद के नीचे बहुत खराब है, वो देखने की बात है। आपको बस वही एक चीज दिख रही है, आपको यही नहीं दिख रहा है कि सबसे बड़ा जो मुसीबत है वो देश को करप्शन से है, और करप्शन को दूर करने के लिए कोई एक कानून ऐसा नहीं है जो हमको करप्शन से निजात दिलाए। सुनिए अभी आप, सुन लीजिए, चलिए सुन लीजिए। अभी अयाज साहब ने कहा, विनोद जी, अभी अयाज साहब ने ये कहा, देखिए मैं हिंदू हूँ और इस पर मुझे गर्व है, मैं कट्टर हिंदू हूँ, कट्टर सनातनी हूँ, इस पर मुझे बहुत गर्व है। मेरे लिए दो ही हमारी पुस्तकें हैं, एक रामायण और गीता। लेकिन जब बात आती है देश की, तो मुझे कोई अगर पूछे तो मैं कहूंगा कि पहले संविधान जो है वो आएगा, उसके बाद मेरी गीता। और मैं अयाज साहब से पूछता हूँ, क्या उनके लिए पहले संविधान है या उनकी रिलीजियस किताब है? आप इस पर बोलिए, पहले हमें ज्ञान मत दीजिए। अगर संविधान, अगर आपके लिए संविधान पहले है तो फिर मस्जिदों के लिए खोदने की क्या बात है? फिर तो रिलीजियस प्लेस एक्ट इन प्लेस है ना। अगर आपके संविधान तो यही कह रहा है ना कि रिलीजियस प्लेस एक्ट इन प्लेस है, तो फिर मस्जिदों के नीचे खोदने की क्या बात है? अगर आपके लिए देश पहली बात, आपके लिए संविधान पहले है कि शरिया पहले है? संविधान पहले है कि शरिया पहले है? नहीं, आप मुझे ये मत बता दीजिए। आप डोंट आस्क मी दिस। आप बात कर रहे हो, आप अगर आप तो यहाँ बात कर रहे हो संविधान पहले, राष्ट्र में रहते हैं, आप तो यहाँ संविधान पहले बात कर रहे हो, लेकिन वहाँ मस्जिदों के नीचे खोद रहे हो, वहाँ वक्फ बोर्ड के मामला में मुदाखलत कर रहे हो, वहाँ मुसलमानों के मामला में मुदाखलत कर रहे हो। तो देश तो आपको इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा, कॉन्स्टिट्यूशन आपको इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा। अगर आपके लिए देश पहले है तो फिर देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, आपके सोच से नहीं चलेगा, आपके तरीके से नहीं चलेगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करना सीखिए। कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, संविधान से चल रहा है, संविधान से चल रहा है, संविधान से चल रहा है। राहुल, संविधान से चल रहा है। बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप बनाया, कानून बना, ताकि वो दोबारा ना हो, ताकि बीजेपी जैसी पार्टी दोबारा वैसा ना कर पाए, वो एक हिस्टोरिक प्लेस को डिमोलिश नहीं कर पाए। राहुल जी, आपसे ये जानना चाहूंगा मैं, राहुल जी आपसे ये जानना चाहूंगा मैं कि अचानक 2024 के बाद आपको संविधान की चिंता क्यों होने लगी? राहुल जी, संविधान की चिंता कांग्रेस को क्यों इतनी ज्यादा हो रही है? और 2024 के बाद लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान आपको संविधान की बड़ी चिंता सताने लगी, आप चिंतित हो चुके हैं। मैं बताता हूं उसकी वजह क्या है, बता दीजिए। सिर्फ महाराष्ट्र इलेक्शन में, अभी मैं बता रहा हूं क्यों चिंता हो रही, क्योंकि अभी विधानसभा महाराष्ट्र इलेक्शन में और झारखंड इलेक्शन में सिर्फ 60,000 करोड़ का लिकर, कैश और इलीगल, ये सब। मैं कह रहा हूं ये मेरा आंकड़ा नहीं है, इनकम टैक्स और इसी ने इतना जब्त किया है। मैं आंकड़े थोड़े कम बता रहा हूं, लगता है और ज्यादा है। तो ये क्या चल रहा है सर? ऐसे इलेक्शन होंगे? राहुल जी कभी आप कहते हैं, राहुल जी सुन लीजिए, कभी आप कहते हैं कि जितनी एजेंसी पप्पट है गवर्नमेंट की, आज आप कह रहे हैं कि इतना ज्यादा लीकर, इतना ज्यादा कैश पकड़ा गया, वो कैश किस तरह? बीजेपी का था में ये सब पकड़े जा रहे हैं, इनकम टैक्स पकड़ रही है जी, इलेक्शन कमीशन के लोग पकड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता कैश के साथ मिले हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। आज के डेट में ना पकड़ा जा रहा है लोग, कार्रवाई नहीं हो रहा है। कोर्ट भी किसी को अगर पकड़ ले कि तुमने कोर्ट कर दे रहा है, कोर्ट जो है वो कोर्ट कर दे रहा है कि आपने संविधान की हत्या की है, लेकिन उस मसीह को कुछ किया नहीं जा रहा है, उसको कोई सजा नहीं मिलती है। मेयर इलेक्शन में उसने साफ चीटिंग किया, चंद्रचूड़ साहब ने अपने मुंह से उसको डांटा कि तुमने संविधान की हत्या की है, तुमने ये कर दिया है, लेकिन कोई सजा नहीं है। इतने जहरीले स्पीचेस जनता के बीच में जाके नेता देते रहते हैं। गिरिराज सिंह जी आए थे हमारे बिहार के युवकों के बीच में, वो दे रहे थे कि कैसे एक अल्पसंख्यक व्यक्ति को घेर के मारो, 100 लोग मिल के मारो। ये सिखाते हैं जाके जनता में, बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं ये। और गरीब के बारे में एक चीज और बोलना चाहूंगा आज, क्योंकि मुर्मू जी ने, हमारी राष्ट्रपति ने कहा कि गरीब के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं,
देखिए, न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी, गरीब के लिए काफी योजना भारत सरकार में आज से नहीं हमेशा से है। जो न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी होती है 2022 में 86,000 करोड़ था, आज 2024 में 45,000 करोड़ रह गया है। 40,000 करोड़ खत्म कर दिए गए। क्या मैं नहीं बोलूं इस पे? ये तो बहुत सिंपल सी बात है। आज देखिए, आज हमारे युवा का बेरोजगारी 39% है, क्लोज टू 40%। आज जो ग्रेजुएट्स हैं वो आपके 29% बेरोजगार है। तो ये स्थिति है सर। एयाज साहब, आपको क्या लगता है? तो बोलने की बात है, हमारे देश में स्पेशली 29% करप्शन की बात की हो जाता है। करप्शन को लेकर के आपके पास क्या फार्मूला है कि किससे करप्शन को रोका जा सकता है, और बजट में प्रेसिडेंशियल एड्रेस में क्या हुआ जा सकता, क्या बोला जा सकता था करप्शन पर? एयाज साहब, नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि सर देखिए विनोद जी, जहां तक हमारा लिमिटेशन का ताल्लुक है, एज ए नागरिक हमारा ये लिमिटेशन है कि भाई हम कैसे सारे नुमाइंदे चुने, उनको वोट दे दे, हमारी लिमिटेशन वहां खत्म होती है। तो फिर ये लीडर्स की जरूरत फर्ज है, लीडर्स की जिम्मेदारी है, बनती है उनकी ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसके लिए उनको राहत महसूस हो रही है। क्योंकि हर एक जानता है कि इस वक्त जो देश जो जूझ रहा है, सबसे बड़ी जो मुश्किलात है वो करप्शन से जूझ रहा है। तो करप्शन के लिए हर एक जानता है, ऊपर से नीचे तक की करप्शन हो रहा है और हर एक इससे जूझ रहा है। कम से कम जो निचली स्तर पर लोग रहते हैं, जो मिडिल लेवल लोग रहते हैं, जो नीचे लोग हैं, आम नागरिक है, वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित असरअंदाज है। तो उसके लिए बजाय कि आप मुझे पूछोगे, अगर मेरे पास वो अथॉरिटी हो कहने के लिए मैं तो कर लूंगा, लेकिन अब जिनके पास अथॉरिटी है, हमने किसी को वोट दिया है, वोट दे के बनाया है, कि क्या उसकी जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारी से हट रहा है कि उसको मालूम नहीं कि मुझे क्या करना है, मुझे किस चीज को गवर्न कैसे करना है, कंट्री को, स्टेट को कैसे गवर्न करना है, उनको मालूम नहीं। अगर वो इस काबिल नहीं है, उनको ये मालूम नहीं, तो फिर वो आते क्यों है उस सामने, वो क्यों इलेक्शन लड़ते हैं? हाँ, अगर आप मेरे से पूछते हो कि क्या फार्मूला है, हाँ, मेरे अथॉरिटी मेरे पास हो, मैं फार्मूला बताऊंगा। मुझे उनसे पूछना है जिनको मैंने वोट दिया बनाने के लिए कि मेरे लिए पॉलिसी बनाओ, मेरे लिए राहें हमवार करो, मेरे लिए आसाइशें पैदा करो, वो क्या करने के जा रहे हैं? वो यही है कि मस्जिदों के नीचे खो दो। ये नहीं सोचते हैं, जैसे करप्शन की बात है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, उसके लिए कोई पॉलिसी बनाए। क्या हो रहा है उसके बाद? आज बताइए, आज की सेशन में, आज की जो एड्रेस है या आज का जो पार्लियामेंट का जो बजट सेशन आ रहा है, उसमें इन दो तीन चीजों के लिए सबसे बड़ी चीज जो ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ के यूथ के लिए, उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको रेडिकेट करने के लिए कौन सी कंक्रीट पॉलिसी है, करप्शन को रेडिकेट करने के लिए कौन सी कंक्रीट पॉलिसी है? ये सियासी बयानबाजी तो चलती रहेगी। हालांकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूँ। मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि सिर्फ सियासत खेली जा रही है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से, और लोगों के हितों की बात नहीं की जा रहे हैं। अभी आप जम्मू कश्मीर में देखिए, इलेक्शन हो गए, रिसेंटली इलेक्शन हो गए, कितने वादे किए गए, और जब इलेक्शन हो गया, गवर्नमेंट आ गई, तो कहते कि हमारे पास पावर्स नहीं है। उनको पता नहीं था जब उनके प्रॉमिसेस किए गए, उनको पता नहीं था कि पावर्स नहीं है उनके पास। उस वक्त क्यों नहीं कहा हमारे पास पावर्स नहीं है? वो तो यही है, लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है, इसीलिए लोग सियासत आपकी सरकार पर यह आरोप लगता है कि आप तो सांस लेने पर भी टैक्स लगा दोगे। इतने ज्यादा टैक्स लगाने के बावजूद भी अगर सोशल सिक्योरिटी की बात की जाए, सामाजिक सुरक्षा जिसको कहते हैं, तो वो इतनी ज्यादा नहीं है। आयुष्मान कार्ड के अलावा आप क्या दे रहे हैं? आयुष्मान कार्ड के अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ घर हैं, 1 करोड़ लाखपति दीदी हैं, जिसमें से 1 करोड़ 25 लाख जो है वो कितना वो बन गई हैं, अपना जीवन यापन कर रही हैं। महिलाएं मातृशक्ति जो हमारी है वो आज राजनीति में भी और खेलकूद में भी, और उसके बाद देश के जो बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं उसमें उनका बराबर की हिस्सेदारी है। ये इस सरकार की उपलब्धता है, ये उपलब्धि है। उसके बाद अभी यहाँ पर बात की गई, अभी राहुल बोल रहे कि जनसंख्या इतनी बढ़ गई। मैं बहुत छोटा था जब चित्रहार आता था, तो उसमें एक लाइन आती थी बीच में, चित्रहार को रोक के हम दो हमारे दो। ये हम लोग समझ गए, इनके सगे संबंधी नहीं समझे किन्होंने बढ़ाया इसको। अरे इसीलिए तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं और फिर आपको मिर्ची लगती है वहां पर।
और अभी अभी मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैंने अयाज साहब से सिर्फ इतना पूछा था कि भाई मुझे पूछा जाता है कि संविधान से देश चलेगा या धर्म के आधार पर चलेगा, तो मैंने कहा कि भाई मुझे अगर कोई पूछेगा तो मैं कहूंगा कि मेरी धार्मिक किताबें जो है वो अलग है, लेकिन देश जो है वो संविधान से चलेगा। यही बात जब मैंने पूछी, आप संविधान के तहत देश को चला रहे हो क्या? आप संविधान पर यकीन रखते हो क्या? अगर आप संविधान पर अगर आप संविधान पर यकीन रखते हो तो फिर आप मस्जिदों के नीचे क्या ढूंढ रहे हो? फिर आप वक्फ बोर्डों में इंटरफेयर क्या कर रहे हो? फिर किसी के मजहबी मामलों पर इंटरफेयर क्या कर रहे हो? अगर आप संविधान पर यकीन रखते हो तो आप दूसरे को पूछ रहे हो। अरे भाई, आपको मैरिज में, डिवोर्स में और मुस्लिम सक्सेशन में चाहिए आपका ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो भाई अगर यहाँ चाहिए तो जब सजा देने में भी कोड़े खाइए ना, वहां क्यों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाली आपकी शरीयत नहीं चलती? ये सारी की सारी चीजें जो है किसी भी हुकूमत को इजाजत नहीं देता है कि वो किसी भी मजहबी मामलात में मुदाखलत करे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन और देश पर यकीन रखते हो क्या? आप कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन रखते हो क्या? आप देश को महत्वपूर्ण मानते हो क्या? अगर आप देश कॉन्स्टिट्यूशन भी महत्वपूर्ण मानना चाहिए, फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करनी चाहिए। कहां पर कर रहे हो आप कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत? आप रिलीजियस प्लेसेस को देख लीजिए, गंगा में जाने से संगम जाने से क्या हो जाएगा? गरीबी तो हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे आप, लेकिन जब हम बोलेंगे तो आप लोगों को मिर्ची लगेगी। इसलिए की कोशिश की है इन लोगों को, तो आप नहीं, मैं कह रहा हूँ सर जाने दीजिए ना। आपको कुछ अगर चेंज कराना है, आप कोशिश तो कर ही रहे हैं। आप 3 काले कानून भी लाए थे फार्मर्स के लिए, जो मोदी जी को वापस लेने पड़े थे 700 किसानों की शहादत के बाद। तो कल कुंभ में लोग मारे गए, किसी को कोई हमदर्दी है क्या? पेपर में पहली बार इतना शॉकिंग न्यूज, पब्लिक के मरने की खबर भी फ्रंट पेज पे बहुत सारे पेपरों में नहीं छपी। बैठिए जाकर आप पेपर वालों ने, न्यूज वालों ने रिटायर्ड है पब्लिक सेक्टर पेंशन मिल रही है उनको, ये राम को मालूम होना चाहिए। इसी लाख लोग पेंशन, जो गरीब लोगों ने अपनी जान गंवाई। देखिए यूपी सरकार कितनी निकम्मी निकली। मैं ये कह रहा हूं, ये लोग तुरंत गिन लेते हैं कि 10 करोड़ लोग आके नहा लिए, इनके पास यंत्र है, लेकिन कितने लोग मारे गए वो बताने के लिए इनके पास आंकड़े नहीं है। वो बताने में एकदम बिल्कुल बहुत टाइम अभी तो पता भी नहीं है। मैं यहाँ बताना नहीं चाहूंगा कि वहां के लोग लाइव कितना बता रहे हैं। आप संगम की बात मत करिए भाई, ठीक है? को मानने वाले लोग हैं, ये मैं बता रहा हूँ, संस्कृति है, संगम हमारी संस्कृति है। पूरा मंत्रिसभा लेके बैठते हैं। योगी जी 2 दर्जन बार जा चुके हैं। जाकर नहीं, योगी जी 2 दर्जन बार जा चुके हैं। हाँ, एक रोड छोड़ा हुआ है कि वीआईपी जाएंगे, नहीं। गरीब यहाँ जनता, मतलब उधर भीड़ में खड़ा है, सांस लेने का जगह नहीं है, और वीआईपी दर्शन बनाया हुआ है। ये तो धर्म आप लोग को सिखाया है, बताइए ना। राकेश जी, धर्म ये है, धर्म बहुत है जो धारण करने योग्य जी। आप गरीबों की ये ऐसे नेता हैं आप लोग के आपको मालूम होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर से रिटायर्ड जो एम्प्लॉयज हो चुके हैं 80 लाख के करीब, उनकी फैमिली 1000 रुपए पर गुजारा कर रही है। आपको मालूम होना चाहिए, उनके बारे में बताइए, उनके बारे में बजट में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या करे उनके लिए। 80 लाख लोग जहाँ सेवा करना उनकी चाहिए फैमिली, वहां भी जाके फोटो खिंचवाएं खाली। अब मैं बोलूं, सुनो ध्यान से। नहीं हुआ है। हाँ, मैं सुन लीजिए। ये आप तो संगम की बात, पहले तो आप लोगों को माफी मांगना चाहिए कि आपके कुप्रबंधन के कारण संगम की बात मत करिए। इतना नैतिकता नहीं है सर, मत करिए आप, ये हमारी संस्कृति है। बिल्कुल नहीं, बात मत करिए आप, ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति है, आपकी संस्कृति आप हम मानते हैं। हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से 7,000 करोड़ खर्च हुआ था। ये बीजेपी का पैसा नहीं है सर, ये हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा है। और जब टैक्स पेयर्स पैसा देते हैं तो सुविधा देना पड़ता है। किसने खर्चा? ये सुविधा दी है आप, अभी के सगे संबंधियों ने खर्चा। वो किसका पैसा था? नहीं, मुझे एक चीज बताइए राकेश जी, राकेश जी, यहाँ गरीबों की भलाई की बात हो रही है, मुझे ये बताइए, हमारे देश में 80 लाख सेंट्रल पब्लिक सेक्टर से रिटायरमेंट हो गई है, और 1,000 में उनकी फैमिली का क्या गुजारा हो सकता है? मुझे इसका जवाब दीजिए, और उसके लिए हम क्या करें? तो हम गरीबों की भलाइयों की बात करें, हम गरीबों को ऊपर उठाने की बात करें। 80 लाख के करीब मुलाजिम और रिटायर्ड मुलाजिम और उनकी फैमिली
एक एक हजार रुपए पर गुजारा कर रहे हैं और उनके लिए कोई नहीं सोचता है। मुझे बताइए बजट में क्या हो रहा है, गांव में क्या सोच रहे हैं। 80 लाख नॉट ए जोक, 80 लाख लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां दी है, अपनी जवानियां दी है देश के लिए पब्लिक सेक्टर्स में, 1000 पर गुजारा कर रही है। यहाँ एक एमएलए 1.5 लाख रुपए लेकर सैलरी लेकर भी उसका जी नहीं बढ़ता है। एक महंगाई इतना बढ़ गया है, उनका सैलरी जी नहीं बढ़ता है एमएलए का। मुझे बताइए एक मुलाजिम का फैमिली लेकर 1000 रुपए का पेंशन लेकर, रिटायरमेंट होके पेंशन लेकर उसका 1000 से कितना गुजारा हो जाएगा, उसका जवाब मुझे दीजिए। जी राहुल जी, क्या आपको लगता है कि एक जी बोलिए विनोद, मुझे अभी एक बात समझ नहीं है। एजाज साहब ने अभी कहा कि 1000 रुपया पेंशन, भाई कौन सी पेंशन है, किसको 1000 रुपया पेंशन मिल रही है? और आप सरकारी कर्मचारियों की बात, एक पे कमीशन का प्रावधान सरकार ने कर दिया। राकेश जी मैं बता रहा हूँ, 80 लाख आपको यही मैं बताना चाहूंगा कि आपके पास डाटा नहीं है। 80 लाख लोग हैं जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर से रिटायर हो चुके हैं, उनका ईपीएफ में से 1,000 मिलता है महीने का एक फैमिली को। अब मुझे बताइए 1000 में किसका क्या गुजारा हो सकता है? 80 लाख रिटायर्ड मुलाजिम और उनकी फैमिली, और आज पता नहीं कितने सालों से वो पार्लियामेंट तक धरना देते आए हैं और कोई उनका सोचते नहीं, और हम यहाँ गरीबों को उठाने की बात करें। आप मुझे बताइए खुदारा 1000 में एक फैमिली का क्या गुजारा हो सकता है? चलिए, जबकि एक एमएलए जिसकी इतनी ये 1.5 लाख सैलरी लेकर उसका जी नहीं बढ़ता। समय का अभाव है। आज सब बहुत बहुत शुक्रिया, राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम चर्चा कर रहे थे प्रेसिडेंशियल अरेस्ट पे। ये चर्चा तो हमने अपने स्टूडियो में की है, लेकिन ये लगातार हाउस के अंदर यानी अपर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा में भी ये चर्चा का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री इसका रिप्लाई भी देंगे। तो दोस्तों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।